एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड अपडेट्स। दिस साइड सिद्धि एंड आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के पॉलिटी के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोगों के लास्ट 10 ईयर्स से पूछे गए हैं। तो किस तरीके से आप लोगों के पॉलिटी के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज्यादा जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी दो बार मैंने दो पार्ट में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोगों को कुछ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हमारी ये तीसरी वीडियो होगी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन है और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म कास्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। तो जाति शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? आपके ऑप्शन है पुर्तगाली से, डच से, जर्मन से या फिर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश से। तो आप लोगों को पता है जो ये कास्ट है, जो इस जाति शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी? पोर्चुगील यानी कि पुर्तगाल शब्द से हुई थी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी शब्द की? पुर्तगाल से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ बता दूं कास्ट से रिलेटेड। कास्ट इज अ वर्ड ड्राइव फ्रॉम पोर्चुगीज। तो ये जाति जो है पुर्तगाली से लिया गया एक शब्द है जिसका मतलब हम क्या देखते हैं? लीनेज, इट मीन्स वंश। कास्ट का मतलब क्या होता है? वंश होता है। द क्लोजेस्ट इंडियन टर्म्स आर वर्णास मीनिंग कलर और क्लास। तो अगर हम देखेंगे कास्ट से रिलेटेड तो उसके नियर अबाउट अगर हम इस जाति का इसका मतलब देखेंगे तो वो क्या होता है? वर्ण होता है। ठीक है, और वर्णास का मतलब क्या होता है? रंग और वर्ग। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए निकटतम भारतीय शब्द जो क्या है वो होता है वर्ण होता है, जिसका मतलब हम रंग या फिर वर्ग कहते हैं यानी कि जाति कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स बर्थ। और जाति जिसका अर्थ क्या होता है? जन्म। द फॉर्मर इज द टर्म जनरली यूज फॉर द कास्ट सिस्टम। तो पूरे आमतौर पर जाति व्यवस्था जो है के लिए ये इस्तेमाल किए जाना वर्ड है क्या? कास्ट। तो कास्ट क्या है? हम लोग देखते हैं एक जाति है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है कौन। ठीक है, तो ये जो वर्ड हमने ये लिया ये कहाँ से लिया गया है? पुर्तगाली से लिया गया एक शब्द है। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा। ओके, तो आप लोगों को पता चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था आपको यहाँ पे डेमोक्रेसी के दो फॉर्म बताने कि लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से थे। पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, संसदीय और राष्ट्रपति, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन, या फिर राजशाही और रिपब्लिकन, या फिर पार्लियामेंट्री एंड किंग यानी संसदीय और राजा। तो लोकतंत्र के दो रूप कौन कौन से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जितने क्वेश्चंस के आंसर आपको अगर पता होते हैं तो आप कमेंट में साथ ही साथ इसको बताया कीजिए ताकि आप श्योर हो जाए कि कितने क्वेश्चंस अगर पॉलिटी से बेस्ड आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर यहाँ पे हम डेमोक्रेसी लोकतंत्र के दो रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे संसदीय और राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लैंग्वेज कमीशन यानी कि भाषा आयोग, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव आयोग, या फिर फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग। तो इसमें से अगर आपसे क्या पूछा, याद रखना क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है तो आपको वो सारे पार्ट पता होने चाहिए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि अतिरिक्त संवैधानिक निकाय जो है वो कौन सा है? तो वो है योजना आयोग मतलब कि प्लानिंग कमीशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी टाइम्स ये बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें वो किस बेस पे बनते हैं? इलेक्ट यानी कि उन्हें निर्वाचित किया जाता है, अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है, नॉमिनेटेड यानी कि मनोनीत किया जाता है, या फिर सिलेक्टेड या फिर चयनित किया जाता है। तो जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं?
उन्हें वोट के थ्रू बनते हैं, या फिर उन्हें अपॉइंट किया जाता है, या फिर उन्हें नॉमिनेट या फिर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, उन्हें अपॉइंट किया जाता है, यानी कि उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट। आप लोगों ने डेमोक्रेसी लोकतंत्र की आप लोगों ने देखा होगा, ये डेफिनेशन है जो आप लोगों ने मैनी टाइम्स पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, ठीक है। 10th क्लास में डेमोक्रेसी के आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले डेफिनेशन आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है, 7th क्लास में भी। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया, द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा, लोगों की सरकार है, लोगों के लिए है। ये किसने बनाया था, आपके ऑप्शंस थे जॉर्ज वॉशिंगटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, अब्राहम लिंकन ने, या फिर थियोडोर रूजवेल्ट ने। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो डेमोक्रेसी की हमने मीनिंग देखी थी कि जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है, ये लोगों की सरकार है और लोगों के लिए सरकार है। तो इसका जो ये किसने दिया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों के पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डेस्पोटिज्म इज पॉसिबल इन अ। जो निरकुंशता है वो किससे संबंधित है, किससे संभव है, एक पार्टी राज्य यानी वन पार्टी स्टेट से, टू पार्टी स्टेट यानी कि दो पार्टी राज्य से, मल्टी पार्टी स्टेट यानी कि बहु पार्टी राज्य से, या फिर दो और उससे ज्यादा पार्टी से रिलेटेड है। निरकुंशता जो है वो संभव है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वो वन पार्टी स्टेट यानी कि एक पार्टी राज्य से ये क्या करता है, संभव है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जल्दी से पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके किस आर्टिकल्स में ये बात बोली गई है, ठीक है, किस आर्टिकल में आपको हम ये फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद से लिया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में हम इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। आपके ऑप्शंस हैं लेजिस्लेचर यानी कि विधानमंडल, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी, पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल, या फिर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके संरक्षक हैं, तो वो है जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कम्प्लीटेड ऑन। जो संविधान का मंसूदा जो तैयार किया गया था वो कौन से तारीख में और कौन से साल में ये पूरा कंप्लीट जो है, ड्राफ्टिंग जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। आपके यहाँ पे डेट दे रखे हैं और आपको बताना है 26 जनवरी 1950 में, या फिर 26 दिसंबर 1949 में, या फिर 26 नवंबर 1949 में, या फिर 30 नवंबर 1949 यानी कि 1949 में। तो बताओ कि ड्राफ्टिंग कमीशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब कंप्लीट हुआ था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1949। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी का ये तो फेवरेट क्वेश्चन है। और यहाँ पूछा गया है, विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में से कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो आपको भी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भारतीय संसद द्वारा विश्व की जो संसदीय प्रणाली, इनमें से कौन सी जो नवीन चर्चा है की प्रक्रिया शुरू की गई थी। आपके ऑप्शन है क्वेश्चन आर यानी कि प्रश्न घंटा, 0 आर यानी कि शून्य घंटा,
रिजोल्यूशन यानी कि संकल्प, या प्रेसिडेंशियल स्पीच राष्ट्रपति का भाषण। तो यहाँ होगा आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 0 आवर यानी कि 0 घंटे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और ये पूछा जाता है कि जब पार्लियामेंट के जो किसमें वो कौन सा टाइम होता है जिसमें पार्लियामेंट में जाकर के लोग अपनी जो है बातें रखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, तो उसको टाइम को क्या बोला जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताना कि उसका राइट आंसर क्या होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा गया है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपको यहाँ बताना है जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो जो रिटायर होते हैं उनकी एज तब कौन सी होती है, क्या होती है। तो आपके एज यहाँ पे 60, 65, 62 या फिर 58। तो अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, तब आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 65 ईयर। जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको रिटायरमेंट कब मिलती है, 65 ईयर में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होता है। लेकिन अगर मैं यही बात करूँ हाई कोर्ट की, तो जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं अगर उनकी रिटायरमेंट एज पूछी जाए तब आपका राइट आंसर क्या होगा, 62 ईयर। ठीक है, ये दोनों बात आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज जो होती है वो 65 होती है, और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 होती है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। दोनों बात अच्छे से यहाँ पे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये दोनों ही ऑप्शंस आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है सुप्रीम कोर्ट जो है 65, हाई कोर्ट जो है वो 62। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली। दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के वास्तुकार कौन थे। आपके ऑप्शन हैं सर एडवर्ड लुटियंस, हर्बर्ट बेकर, रॉबर्ट टू रूसेल या फिर एंटोनिन रेमंड। तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के जो नॉर्थ और जो साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ और उत्तर और जो दक्षिण ब्लॉक के जो यहाँ पर आपसे क्या आर्किटेक्ट्स पूछा गया, वास्तुकार कौन थे, तो वो थे हर्बर्ट बेकर। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक को कितने वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक को, एक सिटीजन को कितने वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। आपके ऑप्शन है 25, 30, 35 या फिर 18। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इलेक्शन की, तो अगर हमें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक को कितने 30 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो अगर इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अगर उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए, 30 नहीं 35 ईयर एज होनी चाहिए। आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी नहीं ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ आपसे क्या बोला गया था कि भारत में जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है तो उसके भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक को कम से कम 35 साल की उनकी आयु होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। और ये बात हम किस में देखते हैं, आर्टिकल 58 में। ठीक है, आर्टिकल जो अनुच्छेद 58 है उसके थ्रू में बात बताई गई है कि कितनी 35 या अबव उसकी एज होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप प्लीज करेक्शन कर लेना, यहाँ मिस्टेक हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है,
यहाँ पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संसद का कोई सदस्य संसद की सदस्यता खो देगा यदि वह शस्त्र से लगातार के लिए अनुपस्थित रहता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लॉस हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज कॉन्टिन्यूसली एब्सेंट फॉर द सेशन 4। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं वो कितने, यहाँ पर आपको बताना है कितने दिन तक अगर वो एब्सेंट रहेंगे तो वो अपनी मेंबरशिप वहां से खो सकते हैं। आपके ऑप्शंस में है 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज या फिर 365 डेज। तो जल्दी से अगर आपको पता है कमेंट करके साथ ही साथ बताते रहो। तो अगर कोई भी जो पार्लियामेंट की संसद का अगर कोई भी सदस्य है 60 डेज तक अगर वो एब्सेंट रहा तो वो अपनी मेंबरशिप खो सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। याद रखना, कॉन्टिन्यूसली अगर कोई 60 डेज तक वहां पर एब्सेंट रहा संसद में तो वो उसकी जो मेंबरशिप है वहां पे वो उस पोजीशन से हट जाएगा, अपनी पोजीशन खो देगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था, 1919 में या फिर 1992 में, 1980 में या फिर 1989 में। तो ये आप सभी जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, ये कौन से ईयर में आया था, 1992 में आया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1992। क्लियर हो गया? तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ था 1992 वर्ष में किया गया था। क्लियर? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सीट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ग्वालियर में, इंदौर में, भोपाल या फिर जबलपुर में। जल्दी से बताओ कि जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, उसकी सीट जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो है जबलपुर में स्थित। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट that has introduced safeguards against the misuse of proclamation of national emergency is the। संविधान संशोधन अधिनियम जिसने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय की शुरुआत की थी। तो वह कौन से संशोधन अधिनियम या कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये बात कही गई है? आपके ऑप्शन से 42, 43, 44 या फिर 45 में। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट एक्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिटी की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आपको अमेंडमेंट की वो वीडियोस मिल जाएंगी और उसमें किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा था वो सब कुछ मैंने वहाँ डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर जाकर देखो। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कहाँ पे कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये बात बोली गई है कि सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज द। तो वो है 44th अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संशोधन अधिनियम। तो उसमें ये बात बोली गई थी। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी। अमेंडमेंट्स, आपके आर्टिकल्स, ठीक है, ये सबसे बेस्ड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को पॉलिटी में इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंश्राइंड। तो जल्दी से कमेंट करके पहले तो मुझे ये बताओ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है? आपके ऑप्शन है 4th में या फिर 4th A में, 4th B में या फिर 5th में। तो यहाँ पर आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपसे कहा जल्दी से पहले आप आर्टिकल्स बताओ। तो अगर आपको पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें जो देखने को मिलता है वो आर्टिकल 51A में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक जो कर्तव्य वो निहित है, तो वो है आपका 4th A में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
बी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हु डिस्क्राइब्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्ड एज। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का एक नया चार्टर किसने वर्णित किया था? आपके ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत सरकार का जो अधिनियम था 1935 को बंधन में एक नया चार्टर जो दिया था वो किसने दिया था? तो वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू रे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, The Untouchability Offence Act 1955 was renamed as the Protection of Civil Right Act in which year? तो आपको यहाँ पूछा गया है जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था 1955 उसको दोबारा नाम दिया गया द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। कौन से ईयर में? क्लियर हो गया। जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है 1955 का नाम का बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में किया गया था? आपके ऑप्शन है 1966, 1976, 1967 या फिर 1956। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो 1955 में इसका नाम था उसको बदल करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट किया था 1976 में। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी याद रखना कि आपसे एक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से एक्ट को दोबारा से उसका नाम बदल करके द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रखा गया। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट जो 1955 था उसका नाम बदल करके 1976 में द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट रखा गया। तो क्वेश्चंस में भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In which article of the Constitution of India provides that each Indian state will have a governor? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि वह प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 152, 154, 153 या फिर 151। तो कौन सा आर्टिकल है? आपको उसमें मैंने आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से उसको याद करना है, बल्कि आपको डेली आर्टिकल रिवाइज करने चाहिए, डेली आपको उससे पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप सबके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था भारत के संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि वो प्रत्येक भारतीय राज्य में से एक राज्यपाल होगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 153 यानी कि अनुच्छेद 153 में ये बात हमें देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, Which of the following articles promotes equal justice and free legal aid for all the citizens? इनमें से कौन सा लेख सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? 39A, 32A, 43A या फिर 48A। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, अगर आपने ये सारे आर्टिकल्स पढ़ रखे होंगे तो हमें आर्टिकल 39A में ये देखने को मिलता है कि वो किसको बढ़ावा देते हैं? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल पेड एड जो है फॉर ऑल सिटीजन्स। तो यहाँ पर हमें जो 39A है उसमें इस अनुच्छेद में देखने को मिलता है कि वो सभी नागरिकों के लिए सामान्य इक्वल का समान का न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। तो वो आपका आर्टिकल्स कौन सा है? 39A। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, What is the term of the elected representative of a ग्राम पंचायत? तो ग्राम पंचायत यहाँ पे उनका जो चुनाव किया जाता है वो कितने साल तक ये होता है, कितने साल बाद दोबारा उनको चुना जाता है? 6 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद या 3 साल बाद?
तो ग्राम पंचायत की जो यहाँ इलेक्शन होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, हर 5 साल में होता है। हर 5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन इनके होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको मैं बातें बता दूं। अ ग्राम पंचायत इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ local self-government organization in India of the Panchayati Raj system at the village or the small town level and has a sarpanch and as is elected has। तो आप लोगों को पता है जो ये पंचायत रखी जाती है, जो एक ग्राम पंचायत जो है भारत में एक स्थानीय सब सरकारी संगठन की एक आधारशिला है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपको कहाँ, गांव या फिर छोटे शहर के स्तर पर होता है। ठीक है, हमें आप सभी जानते हैं जो पंचायती राज सिस्टम होता है वो शहरों में नहीं होता है, गांव में होता है। क्लियर हो गया। तो वहाँ पे ये जो पंचायत रखी जाती है तो इनको जो चुना जाता है वो कौन, एक सरपंच चुनता है। ठीक है, एक इसे निर्वाचित प्रमुख के रूप में एक सरपंच होता है, वो याद रखना, एक वो सरपंच होता है। तो पंचायत की अध्यक्षता गांव के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो पंचायत, तो यहाँ पे जो पंचायत जो जहाँ पे जिसे भी बनाया जाता है तो वो एक फिर वो सरपंच कहलाता है। आप लोगों ने गांव में सरपंच देखा होगा कि गांव में कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी इश्यूज क्रिएट होंगे तो वहाँ पे वो कहाँ ये लोग जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं। क्लियर। तो ये जिसे सरपंच कहा जाता है, याद रखना। तो निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो हर 5 साल में सरपंच के लिए यहाँ पे फिर दोबारा चुनाव किया जाता है, फिर एक नया सरपंच चुना जाता है। तो ये आपको याद रखना है 5 इयर्स। ठीक है, किसी भी एसएससी एग्जाम में देख लेना, ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा बिकेम स्टेट अंडर। जो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा है वो किसके तहत राज्य बन गए थे। आपके ऑप्शंस में दे रखा है नॉर्थ ईस्टर्न रिटेंशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 1971। फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, आप लोग देख लेना। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रिपब्लिक ऑफ इंडियन एक्ट 1972, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन न्यू स्टेट एक्ट 1972 या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। तो यहाँ पर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा जो है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत ये राज्य बन गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है आप सबका, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप या इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो है वो क्या होता है, 30 डेज, 50 डेज, 6 मंथ या फिर 12 मंथ। तो अगर यहाँ पे देखा जाए जो संसद के दोनों सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितना टाइम सेशन का मैक्सिमम गैप होता है, तो वो होता है 6 मंथ, 6 महीने का। तो यहाँ पर आप सबका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बातें बताऊं तो राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संसद के सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन होता है जो कि कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान के अनुसार देखेंगे 2 सत्रों के भी अधिकतम 6 महीने का गैप होता है। ठीक है, 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। 10 ईच ईयर देयर मस्ट हैव 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या बोला गया है कि साल में 2 सेशन, 2 सत्र होना क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन अगर हम आमतौर पर अगर हम लोग देखेंगे यूजुअली तो हमें 3 सेशन देखने को मिलते हैं। पहला हमें देखते हैं जिसे हम बजट सेशन के नाम से जानते हैं। बजट सेशन जो होता है वो फरवरी से लेकर के मई में होता है। दूसरा मॉनसून सेशन होता है जो जुलाई से लेकर सितंबर में होता है। थर्ड हम जो देखते हैं वो विंटर सेशन होता है, यानी कि नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। तो ये 3 सेशन हमें देखने को मिलते हैं पूरे साल में। याद रखना, ये सेशन जो है पार्लियामेंट में कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। तो क्लियर हो गया आप सबको यहाँ पे क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस कर लिए, मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स पे इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं आपको ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर के आऊँ और आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकूँ। कोई भी आपका पॉलिटी का कोई भी टॉपिक होगा या फिर हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा टॉपिक मैं आपको पहले इस टॉपिक को पढ़ाऊँ और उससे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊँ, ताकि वो सारे जो है आपके डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके जो भी डाउट हो गए उस टॉपिक पे आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँ, ताकि उससे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पर जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। आज की क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे रहे, वो सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताना। कोशिश करना कि जो मैंने आपसे पूछा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ताकि जीएस में आपसे कुछ भी जिसमें प्रॉब्लम होगा टॉपिक पे वो उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।